प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया है। ओके, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के मैथ्स में ना प्रश्नावली 1.1 के कुल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बस इस प्रश्नावली में केवल 6 क्वेश्चन बचा है, वो बिल्कुल आसान है। ठीक, वो आप शायद कर चुके भी होंगे। तो चलिए, अगर जो लोग नहीं किए हैं तो आइए हम लोग साथ में करते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, हम यहाँ से पढ़ लें क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी का मतलब इस प्रकार है कि पी मूल बिंदु से दूरी क्यू के मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक, द्वारा प्रदत्त फलन तुल्यता संबंध है। ठीक, और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि जो पी है 0,0 नहीं है। ठीक, हाँ, और पी का जो सभी बिंदु है वो एक वृत्त ना वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु। ये भी हमको दिखाना है। बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो पहले तो आप तुल्यता संबंध सिद्ध कर ही सकते हैं। ठीक, देखिए हमको क्या क्या दिया है। जो हमारा आर दिया है, आर रिलेशन ना संबंध क्या दिया है? पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच क्या दिया है? जो पी से मूल बिंदु की दूरी ना, पी से मूल बिंदु की दूरी बराबर क्यू से मूल बिंदु की दूरी, क्यू से मूल बिंदु की दूरी, ये दिया है। ठीक, कहने का मतलब ऐसा कुछ है, कोई समतल का मतलब जिसमें दो अक्ष होगा, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, तीसरा जेड अक्ष नहीं होगा, वो समतल नहीं, उसको बोलेंगे 3D। ठीक, आप देखिए, तो समतल का मतलब सतह प्लेन एक होगा, सरफेस, उसमें दो बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पी है, यहाँ पर एक क्यू है। ये मूल बिंदु है हमारा 0,0। तो यहाँ से दूरी जो आर होगा वही यहाँ से दूरी होगा। ठीक, यानी कि ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। कहने का मतलब ये है कि जो ये मूल बिंदु हमारा, अगर इसको हम नाम दे दे O, ठीक, ओरिजिन पॉइंट, तो OP बराबर होगा OQ। यही हमको संबंध में दिया है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर माने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कहने का मतलब ये। तो आइए सबसे पहले सतह के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए, P संबंधित है Q से ना, P संबंधित है Q से। कैसे? P से मूल बिंदु की दूरी बराबर Q से मूल बिंदु की दूरी ना, यही ना है। P से, यानी कि ऐसे लिख दें OP बराबर OQ। ठीक ना, OP बराबर OQ। अच्छा, अगर इसको यहाँ रख दें और इसको यहाँ रख दें, ये बता, पहले स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं ना। तो देखिए, स्वतुल्य के लिए ऐसे नहीं, P से P तक ना, P से P में, यानी कि P से P में। ठीक, तो P से जो दूरी होगा OP, वो खुद की दूरी के बराबर होगा OP, होगा ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहीं से यहीं तक की दूरी फिर मापेंगे तो क्या बराबर होगा ना। Q से Q में संबंध देखें तो Q से Q तक की दूरी, क्या इसकी मूल बिंदु से दूरी समान होगा? अरे खुद से खुद तक की दूरी समान तो होगी। हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि OQ बराबर OQ, ऐसा लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब कि मूल बिंदु से दूरी बराबर है इसके मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए, इसमें खुद का खुद के साथ संबंध हो रहा है, तो चूंकि ये है इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब पहला नंबर तो चेक कर लिया, दूसरा सममित के लिए चेक करते हैं। तो ये देखिए, O से लेकर P तक की दूरी, O से लेकर Q तक की दूरी,
यानी कि हम कहेंगे कि P और Q में कैसा संबंध है, हमको दिया है OP बराबर OQ। अगर कहें Q से P में जो संबंध होगा, क्या ऐसा होगा OQ बराबर OP? अरे होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R, तो R चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे इसको यहाँ लिखो, क्या समान होगा? 1 सेंटीमीटर होगा तो यह भी 1 सेंटीमीटर, तो एक को आगे लिखो या पाछे लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो ये देखिए उल्टा सीधा रिलेशन हो रहा है, इसलिए यह कैसा संबंध है? सममित है ना, इसलिए यह सममित है। अब आइए संक्रामक के लिए तीसरा नंबर चेक करते हैं। तो देखिए संक्रामक के लिए हम एक अलग से बिंदु मान लेते हैं उतनी ही दूरी पर मूल बिंदु से, तो यानी कि यहाँ से यहाँ की मान लो यहाँ एक बिंदु R मान लें और इसकी दूरी भी हमने मान लिया R। तो देखिए P Q से संबंधित है कैसा कि इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। Q R से संबंधित कैसा है, इसकी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। तो क्या जब इसकी दूरी बराबर है, क्या इसकी दूरी आपस में बराबर होगी ना? हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो चूंकि P संबंधित है Q से ना, Q संबंधित है R से, ठीक, और तब P संबंधित है R से ना, यहाँ पर लिख देंगे OP बराबर OQ, OP बराबर O, ऐसे सच डेट लगा लेंगे OQ। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर OQ बराबर OR ना, यहाँ पर लिख सकते हैं OP बराबर OR। क्या बात समझ में आया ना? देखिए तिरछा वाला आपस में संबंध रख रहा, जब तिरछा वाला संबंध रखता है तो कैसा संबंध होता है? संक्रामक। इसलिए क्या कह देंगे, यह संक्रामक भी है। अब कहेंगे चूंकि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। क्या बात समझ में आया? अब आइए, अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि जो हमारा P है ना, P वो 0,0 नहीं होगा, इसके अलावा सभी हो सकते हैं। जो P होगा वो 0,0 नहीं होगा, इसके अलावा सभी बिंदु हो सकते हैं, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक, 1,4, 5,4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, सही बात है ना। तो अगर कहें हम, और ये भी कहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या है? बराबर है ना, मूल बिंदु से दूरी क्या है? बराबर है, और P का मान 0, 0 नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम माने कि 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक, तो मूल बिंदु से दूरी भी बराबर। तो यहाँ की बिंदु हम मान लो कुछ माने XY, X1, Y1, यहाँ की बिंदु X2, Y2, ठीक, वही सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर, यानी कि समान दूरी पर हम मानते जाए बिंदु, यानी कि ये P का मान मानते जाए ऐसे, और सभी बिंदुओं को ऐसे समान दूरी पर है तो मिला दिया जाए तो क्या बनेगा भैया? एक वृत्त बनेगा, और इसका केंद्र क्या है? 0,0। क्या बात समझ में आई आपको? समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। इतना बात समझ में आया ना? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन मिलाइए, स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय इतना में के समरूप है, द्वारा परिभाषित R एक तुल्यता संबंध है, ठीक। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करना है कि किसी समतल में 3 त्रिभुज है, कितना है? 2 त्रिभुज, किसी समतल में 2 त्रिभुज है और समरूप है, तो इसको परिभाषित किया गया है R में, तो क्या यह तुल्यता संबंध है? अगर आप कंसेप्ट वाली वीडियो देखे हैं तो आपको यही वो क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, तो देखिए, आइए हम सिद्ध करते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, एक समुच्चय मतलब एक संबंध दिया है इस प्रकार से कि त्रिभुज T1 और T2 के मध्य इस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर सच दैट कि T1 T2 समरूप है। क्या है? समरूप है।
ठीक। अच्छा, एक समतल में स्थित है, तो चलिए आइए एक त्रिभुज बनाते हैं, समझते रहिए। ए बी सी, ठीक। एक और त्रिभुज बना दिया जाए, पी क्यू आर, ठीक। दो त्रिभुज हमने बना दिया, इसका नाम T1 रख दिया, इसका नाम T2 रख दिया। ये वाला कोण मान लो कि ये वाला कोण या ये वाला कोण, मतलब कि ये वाला कोण या ये वाली भुजा, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो कहाँ है कि समरूप है? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ये T1 त्रिभुज समरूप है T2 के। ये देखिए बीच में ये सिंबल समरूप का होता है, ठीक। तो ये देखिए ये T1 त्रिभुज इसके समरूप है, तो क्या इसके समरूप T2 के समरूप T1 होगा ना? अच्छा, T1 के साथ समरूप होगा, खुद का कोई भी त्रिभुज खुद के साथ समरूप होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कहेंगे चूंकि T1 से संबंध रख रहा है, कैसा? T1 कैसा है? समरूप है T1 के, इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा नंबर, पहला नंबर तो हमने चेक कर लिया स्वतुल्य के लिए, अब सममित के लिए चेक करें तो T1 T2 से संबंध रख रहा, T1 T2 से संबंध रख रहा, कैसा? कि T1 समरूप है T2 के। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि T2 समरूप है T1 के? ऐसे T2 समरूप ना, समरूप T1 के हो सकता है ना? हाँ भैया, ये इसके समरूप तो ये इसके समरूप 100% हो सकता है। क्या बात समझ में है ना? समझ में बात है ना? चलिए अब देखिए, तो इसलिए ये क्या है? इसलिए यह संबंध कैसा है? सममित है। स्वतुल्य समझ में आएगा, सममित समझ में आएगा। अब आइए संक्रामक, तीसरा नंबर। संक्रामक अगर होगा तो हम कह देंगे कि अतुल्यता संबंध है, क्योंकि स्वतुल्य सिद्ध कर दिया, सममित सिद्ध कर दिया, अब संक्रामक। तो संक्रामक के लिए एक तीसरा मानते हैं। तो देखिए एक तीसरा त्रिभुज हमने बना लिया एक्स वाई जेड, ठीक। ये T3 मान लिया, ठीक। तो ये इसके साथ संबंधित है, या वो अभी ये इसके साथ संबंधित है और इसका ये समरूप है। तो जब ये इसका समरूप है तो इसका ये समरूप होगा ना। देखिए ये इसके साथ संबंधित है समरूप का, और ये वाला इसके साथ संबंधित समरूप का। तो क्या ये इसके साथ समरूप का संबंध नहीं रखेगा ना? बात समझ में ना? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर है, तो बीच वाला आपस में हटा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर, ठीक। तो इसको क्या कह सकते हैं कि T1 T2 से संबंधित है, यानी कि T1 समरूप है T2 के, T2 संबंधित है T3 के। कैसा? T2 समरूप है T3 के। तो अब T1 T3 के समरूप होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई ना? होगा। तो T1 संबंधित है T3 के, कैसा? कि T1 समरूप है T3 के। अतः यह क्या हुआ? पूरा एक का तीसरे के साथ संबंध हो रहा, इसलिए कहेंगे कि यह एक संक्रामक संबंध भी है। अतः यह एक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध है, या फिर अतः दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा। बात समझ में आई ना? यहाँ तक समझ में आया ना? तुल्यता संबंध होगा। चलिए आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखिए क्या दिया है आपको। आगे दिया है कि भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? देखिए यह संबंधित होने के लिए कहा है कौन से संबंधित है, तो ऊपर दिया है समरूप। तो देखेंगे कि देखो समरूप त्रिभुज का प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कक्षा 9 में ना। 9 में क्या पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती। तो किन्हीं दो त्रिभुज को मिलाएंगे और उनकी भुजाएं एक दूसरे से समान अनुपात में होंगे, भाग देंगे सभी भुजाओं का,
सभी भुजाएं आपस में समान अनुपात में होंगे वही एक दूसरे के साथ संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए T1 की भुजा क्या दिया है, T1 की भुजाएं क्या दिया है आपको, दिया है 3 4 5 ना, 3 4 5। T2 की भुजाएं क्या दिया है, T2 की भुजाएं आपका दिया है 5 12 13, 5 12 13। T3 की भुजाएं क्या दिया है 6 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10। अब कहा है कि यह एक समरूप त्रिभुज है, ठीक। तो अब इसमें से कौन एक दूसरे के साथ संबंध रख रहे हैं, तो जो समरूप का संबंध रखेंगे, ठीक, जो समरूप का संबंध रखेंगे वही एक दूसरे के साथ संबंधित हो गए। क्या बात है, समझ में आई। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अच्छा, इसका इसके साथ भाग देंगे तो 3 बटा क्या आएगा 5। ये बराबर होना चाहिए इसके इसके साथ, तो 4 बटा 12 का भाग देंगे तो 1 बटा क्या आएगा 3। क्या बराबर है? अब देखिए 5 बटा 13 क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं। इसलिए क्या कहेंगे कि T1 T2 के साथ समरूप का संबंध नहीं रख रहा, इसलिए T1 नॉट रिलेशन T2, यानी कि T1 T2 के साथ संबंधित नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं कि T1 समरूप नहीं है T2 के साथ, इसलिए T1 संबंधित नहीं है T2 के साथ। अच्छा, T2 और T3 में देखा जाए तो ये देखिए 5 बटा 6 क्या बराबर आ रहा है 12 बटा 8 को काटेंगे तो क्या आएगा 3 बटा 2। क्या एक दूसरे के बराबर है? अब देखिए 13 बटा 10 क्या एक दूसरे के बराबर है? नहीं। तो अतः कहेंगे, अतः जो T2 है T3 के साथ भी संबंध नहीं रख रहा, इसलिए जो T2 है मतलब T2 T3 के साथ समरूप नहीं है, इसलिए T2 T3 के साथ है संबंधित नहीं है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसलिए T2 और T3 एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या फिर ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। अब देखिए अगला, अब एक इसका इसमें देख लिए, इसका इसमें देख लिए, तो पहला का लास्ट वाला से देख लेंगे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक बार इसका इससे और इसका इससे, अभी बचा इसका इससे, तो 3 बटा 6 लिखे, 3 बटा 6 लिखे, काटे तो क्या है 1 बटा 2। अच्छा, अब देखिए 6, अब आ गया 4 बटा 8, अब 4 बटा 8 लिखे, 4 बटा 8 काटेंगे तो 1 बटा 2 होगा, इसके बराबर होगा ना। अच्छा, 5 बटा 10 लिखे, 5 बटा 10 काटेंगे तो 1 बटा 2, अर्थात सभी को काट रहे हैं तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। और कहे हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, यानी कि पहली भुजा के साथ 1 बटा 2 के साथ समान अनुपात में है, दूसरी भुजा दूसरी के साथ 1 बटा 2 के अनुपात में है, तीसरी भुजा तीसरी के साथ 1 बटा 2 के अनुपात में है। यानी कि सभी की भुजाओं, पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा, सभी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। इसलिए कहेंगे, अतः जो T1 है समरूप है किसके साथ, T3 के साथ, तब कह सकते हैं कि T1 संबंधित है T3 के साथ। यहाँ पर लिख देंगे या फिर कह देंगे कि इसलिए T1 T3 के साथ संबंधित है। यह हमारा आंसर। क्या बात है, समझ में आई? दोनों क्वेश्चन आपको वो पूरा समझ में आया ना अच्छा तरीका से? अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा 3 बार 4 बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में इत्मीनान से आ जाएगा। देखिए बस एक बात ध्यान रखिएगा कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय इतना में समुच्चय P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, जो संबंध R है
आ रहे P1 और P2 में इस प्रकार संबंधित है, P1 P2 आपस में इस प्रकार संबंधित है कि P1 ठीक, P1 तथा P2 की भुजाएं P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं, ठीक, समान मतलब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या ना, भुजाओं की संख्या समान है, ठीक, संख्या समान है, ये हमको संबंध दिया। यानी कि P2 में अगर मान लो कि बहुभुज है, P1 और P2 क्या है, एक दिया है बहुभुज, और बहुभुज में मान लो कि इसमें 4 भुजा है तो इसमें भी 4 भुजा है। अब देखिए इसमें खुद का खुद के साथ संबंध होगा ना, इसमें 3 भुजा तो इसमें भी 3 भुजा ही होगा। और देखिए इसमें 1 भुजा तो इसमें 1 भुजा, इसमें 2 भुजा तो इसमें 2 भुजा, इसमें 3 भुजा तो इसमें 3 भुजा, यानी कि भुजा आपस में समान है। तो देखिए संबंध हमारा ऐसे निकल कर आया है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे हो रहा ना, ऐसे हो रहा ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्वतुल्य के लिए चूंकि जो P1 है संबंधित है P1 से, कैसे कि P1 की भुजा P2 की भुजा की, यानी कि P क्या है, बहुभुज की क्या है, भुजा, भुजाएं, ठीक। अब देखिए अब तो P1 के साथ संबंध रख रहा है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य, जिसमें खुद का खुद के साथ संबंध दिख जाए स्वतुल्य। दूसरा नंबर आप सिद्ध कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको हिंट देते जा रहे हैं। देखिए अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं सममित के लिए। तो देखिए P1 संबंधित है P2 से, कैसे संबंधित है कि जो P1 की भुजा है बराबर P2 के, P1 यहाँ P1 कर दीजिए, इसका एक होगा तो ये अपने से एक हो जाएगा। तो P1 की भुजा P2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि भुजाएं क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा P2 को इसके स्थान पर, P1 को इसके स्थान पर करेंगे तो क्या फॉलो होगा संख्या, क्या मतलब संबंध फॉलो होगा, तो अगर होगा तो सममित है। देखिए P2 संबंधित है P1 के साथ, क्या ऐसा हो सकता है कि P1, देखिए पहले P2 है तो पहले P2 बराबर P1, क्या ऐसा हो सकता है, अगर मान लीजिए कि इसमें 10 भुजा है, इसमें भी 10 भुजा, यही ना कहा है कि बराबर भुजा है, तो क्या 10 को यहाँ और 10 को यहाँ लिख देंगे तो कोई मान में अंतर होगा, नहीं ना। तो इसका मतलब इसमें उल्टा सीधा रिलेशन हो रहा है ना, तो उल्टा सीधा हो रहा है तो क्या कहेंगे कि यह क्या है, सममित भी है। अब एक तीसरा अलग से मानते हैं संक्रामक के लिए। तो ऐसे देखिए चूंकि P1 संबंधित है P2 के साथ, कैसे कि P1 की जो बहुभुज में भुजाएं हैं संख्या P2 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भुजाओं, देखिए P1 और P2 की भुजाएं क्या है, समान है। तो P1 और P2 क्या है, बहुभुज है, इनकी भुजाएं क्या है, समान है, तो आपस में बराबर। अब देखिए P2 संबंधित है एक P3 से, ठीक, तो P2 एक P3 से संबंधित है, तो ये हम अपने से P3 मानते हैं, तो P2 भी बराबर होगा P3 के। अब क्या P3, अब देखिए P2 P3 के बराबर हम अपने से मान लेते हैं, ठीक, अगला संबंध संबंधित है अपने से, एक संबंध हम अपने से मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे क्या ये तिरछी नजर मिल रहा। अब देखिए भैया ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसके साथ ही P1 भी है, P2 के साथ P3 भी है, तो P1 और P3 एक दूसरे के साथ संबंधित होंगे, ठीक। P1 की बहुभुज की भुजा, P3 की बहुभुज की भुजा आपस में संख्या जो होगा बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर कहें कि यह एक संक्रामक संबंध भी है, ठीक। अब कहें कि चूंकि जो दिया गया संबंध R है, स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, इस इक्वेशन में दिया है कि 3, 4 और 5 लंबाई, मतलब कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 दिया है, और भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको एक त्रिभुज दिया है ना, एक त्रिभुज दिया ना, 3 ऐसे, 3, 4, 5 ऐसा, 3, 4, 5, ये ना,
3 4 5, तो देखिए 3 इसको मान लिया, 4 इसको, 5 है। ठीक, कैसे हो गया? हमको पता है भैया समकोण त्रिभुज है या कैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? 25 बराबर आधार का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 बराबर 25। जब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉलो होगा तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि दिया गया जो भुजा जिस हिसाब से है वह क्या कर रहा है? समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा कर बताएं। ले लिए? चलिए, तो देखिए ये किसको निरूपित कर रहा है? चूंकि इसे लिख लेंगे भैया ऐसे कि चूंकि 3 4 5 भुजा वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। ठीक, निरूपित कर रहा है ना, इसलिए समुच्चय A बराबर क्या कहेंगे? इसलिए समुच्चय A बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। क्या बात समझ में आई ना? बोलिए, क्या कहा है? समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए ये जब भी समुच्चय जिसका देगा उसी से समझ, अगर बहुभुज का समुच्चय देगा मतलब बहुभुज देगा, जैसे बहुभुज क्या मतलब 1 2 3 4 आयत दे दिया। ठीक, आयत आपको दे दिया और कहा कि समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो आयत किस में इंक्लूड होगा? आयत किस में इंक्लूड होगा? सभी आयत के समुच्चय में। तो यहाँ पर कहेंगे कि देखिए समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है, इसलिए दिया गया त्रिभुज ना, इसलिए दिया गया त्रिभुज सभी समकोण त्रिभुज ऐसे नहीं बनाएंगे का समुच्चय है। इसलिए दिया गया त्रिभुज सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है। इतना बात समझ में आया ना? त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का समुच्चय होगा, चतुर्भुज दिया है चतुर्भुज का समुच्चय होगा, गोला दिया है गोला का समुच्चय होगा, वृत्त दिया है तो वृत्त का समुच्चय होगा। तो हमको दिया है त्रिभुज तो त्रिभुज का समुच्चय होगा। कैसा त्रिभुज? समकोण, तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय होगा। जितने भी सारे समकोण त्रिभुज बन सकते हैं सबका समुच्चय। ठीक, 14 नंबर देखिए कहा है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। ठीक, यल में R L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया आप ज्ञात कर सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है, आपको पूरा बताएं और कंसेप्ट में भी ऐसा एग्जाम्पल लेकर बताएं तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। अब हम आपको समुच्चय बताने जा रहे हैं कि y बराबर 2x + 4 हमारा दिया कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय को ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए y बराबर 2x + 4, ये देखिए हमको रेखा दिया है y बराबर 2x + 4। ये कैसी रेखा है? ये कैसी रेखा है? ये रेखा है ना? तो इसके साथ जितने भी सारे रेखाएं बन सकते हैं इससे संबंधित रेखाएं वो क्या होंगे? उसको समुच्चय में लिख लेंगे। यानी कि ये वाली रेखा, 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 ऐसे ये सभी समांतर है ना? समांतर है ना? तो ये सभी रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? दिया गया पूछा जो है समस्त रेखाओं क्या दिया है? से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये वाला क्या मान होता है? अच्छा ये समीकरण कुछ ऐसा दिख रहा है, y बराबर mx + c, बोलिए mx + c दिख रहा है ना? x का मान हम यहाँ पर रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, वही हमारा समुच्चय होता जाएगा।
बात समझ में आया ना। अब देखिए, तो हमको पता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये वाली रेखा होती है, बोलिए ये वाली रेखा होती है ना। अच्छा, और हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं प्रवणता, ठीक, प्रवणता पढ़े हैं ना। हाँ, तो ये m क्या है, प्रवणता है, तो ये दो क्या है, प्रवणता। अब प्रवणता सभी रेखाओं की समांतर जब रेखाएं होंगी तो सभी समांतर रेखाओं की प्रवणता सेम होगी, यानी कि सबकी प्रवणता सेम होगी। और ये 4 ये भी कांस्टेंट नियतांक है, ये भी सेम होगा, यानी कि x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान बदलता जाएगा। तो इससे संबंधित हम लोग समुच्चय ज्ञात कर लिया जाए। तो हमको समुच्चय माना y के लिए समुच्चय ना, माना दिया गया रेखा के लिए समुच्चय क्या होगा, मान लिया जाए a बराबर, अब देखिए y बराबर अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 1 और 4 6 ना, 1,6, ठीक। अगर 2 रखेंगे x बराबर तो या 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 6 4 10 ना, ये अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, x का मान 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 6 4 2 दूनी 4 4 8 ना होगा भैया, ये 8, यहाँ पर 10। अगर x का मान कितना रख दें, x का मान कितना रख दें, 4 रख दें ना, x का मान 4 रख दें तो 4 दूनी 8 4 12, ऐसे डाट 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 हमारा समुच्चय बनता जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, दिया गया रेखा का समुच्चय आंसर है। क्या बात समझ में आया ना। चलिए, आई होप आपको इतना बात समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखते रहिए। लास्ट क्वेश्चन नहीं 15 नंबर देखिए। मान लीजिए कि समुच्चय इतना 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 द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आप चुन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b सच दैट a बराबर b - 2, b का मान 6 से बड़ा द्वारा संबंधित फलन निम्न में से सही उत्तर चुनिए। देखिए निम्न में से सही उत्तर चुनना है, इसको पढ़ते रहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। आइए दिखाते हैं हम कि कैसे आसान है। ऑप्शन दिया है ना। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा संबंध r दिया है। अब पहले तो समुच्चय जो है ना नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर अनंत तक होता है ना। अब जो संबंध हमारा दिया है r, a और b में इस प्रकार संबंधित है कि a बराबर b - 2 और जो b है क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, ये है ना, हाँ नहीं, हाँ b बड़ा है किससे, 6 से, यानी कि b का मान 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक ना, 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा। और ऑप्शन दिया है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। पहला नंबर क्या दिया है कि ए में दिया है 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक, 2,4 बिलोंग्स टू आर। क्या ये दिया गया संबंध में 2,4 फल होगा, हाँ ये अभी मिलाते हैं। 3,8 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर। तीसरा दिया है 6,8 बिलोंग्स टू आर। चौथा दिया है 8,7 बिलोंग्स टू आर, 8,7 बिलोंग्स टू आर। ये देखिए हमारा संबंध दिया है ए का मान और बी का मान। जो है ए का मान है बी से 2 कम है। देखिए बी से 2 कम, ये बी का मान है, ये वाला बी का मान है, ये वाला बी का मान है, ये वाला बी का मान है ना। अब ए का मान 2 कम है, देखिए 2 कम है ना, तो ये देखिए 2 कम है, तो ऐसे गलत। ये देखिए 2 कम है, ये हो सकता है, ये देखिए 2 कम है, ऐसे तो हमारा ये 2 ऑप्शन गलत हो गया।
इस रूल को फॉलो नहीं किया। अब दूसरा नंबर है कि जो b का मान है 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये देखिए b का मान 6 से बड़ा है, 4 6 से बड़ा है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। तो बचा कौन, ये दिस इज राइट आंसर। तो ये संबंध इसमें होगा, यानी कि 6,8 R में होगा, बिलोंग करेगा। क्या बात तो समझ में आ गया ना। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिए। क्या बात तो समझ में आई। चलिए, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आपको कहीं से भी जितना चैप्टर पढ़ाया गया दिया गया है उतना चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं अब अगले प्रश्नावली के सारे कंसेप्ट के साथ। ठीक है, हाँ तो भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए कि कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए, और बाकी ऐसे लोगों में शेयर कीजिए जो इंटरमीडिएट के छात्र हो या हाई स्कूल के छात्र हो, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हों। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए हमको, हम आपको पूरा दिल और जान से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी फैमिली, मतलब कि सब्सक्राइबर का मतलब हमारी फैमिली, और हमारी फैमिली जितना अधिक से अधिक होगा हम लोग के बीच प्यार उतना ही अधिक से अधिक मजबूत होता जाएगा। तो हमने ठाना है इंटर में 90% लाना है, ये नारा आपको पूरा अपने यूपी में हिलाना है। क्या बात है, समझ में आया? बात समझ में आया ना? चलिए, तो इसी जोश और जज्बे के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।